एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आईबीटी गुरुग्राम प्लेटफॉर्म पे बच्चों। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नरेशन। हमारा टॉपिक बच्चों आज नरेशन है। सबसे पहले हम आज बेसिक्स डिस्कस करेंगे नरेशन की, क्या क्या इसकी डेफिनेशन है, कि नरेशन होता क्या है, कैसे चेंज करते हैं, किन कंडीशंस में क्या चेंज होता है। चलिए बच्चों, अगर बात करें नरेशन की बच्चों, तो ये अपने आप में क्या है, एन आर्ट ऑफ नरेटिंग। एन आर्ट ऑफ नरेशन क्या है बच्चों, एक आर्ट ऑफ नैरेटिंग कह लो या एन आर्ट ऑफ बच्चों कन्वर्सेशन कह लो। हम किसी भी जब बातचीत को करके शुरू करते हैं या बातचीत करते हैं तो उसकी एक बहुत अच्छी कला है नैरेशन का लगना। ठीक, इसी नैरेशन को बच्चों हम एक नाम से और बुलाते हैं, वो है स्पीच। स्पीच का बेसिकली आपको मतलब पता होगा बच्चों, भाषण। क्या होता है? भाषण देना। और किसी भी स्पीच के लिए दो लोग बहुत जरूरी है, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला बॉस। ठीक है, अब जो स्पीच हमने कहा सर, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्पीच को दो कैटेगरी में बच्चों रखा गया। एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या है, पहले को बस समझ लिया जाए। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है बच्चों और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ध्यान से समझना। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें कोई बात जो किसी को एग्जैक्ट बोली गई हो। जैसे मैं अगर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमसे कहूंगा कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो ये रियल स्पीकर, रियल लिसनर, रियल टाइम, रियल स्टेटमेंट कहने का मतलब बच्चों अगर हम समझे, इसमें हमें देखने को मिलता है ये इन्वर्टेड कोमा। इस इन्वर्टेड कोमे के अंदर जो भी लिखा होता है बच्चों, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसको हम कोटेड स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या बच्चों? कोटेड स्टेटमेंट भी कहते हैं। कोटेड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा कही गई कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट। क्या कहा बच्चों मैंने? किसी के द्वारा कही गई कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट बच्चों। जैसे एग्जांपल समझो, आप जब कभी भी गूगल पे कोई मोटिवेशन कोड ढूंढते हैं, कोई भी मोटिवेशनल कोड, किसी भी तरह कोई कोड ढूंढते हैं, ध्यान देना वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है, पहली बात, और नीचे लिखा रहेगा किसने कहा। ठीक है, इसका मतलब उस जिसने वो कहा है उसका वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, वहीं दूसरी ओर हमारे पास एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का बच्चों मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट किसी ने कही है एग्जैक्ट, उसको मैनिपुलेट करके या हम उसको मैनुअल करके या उसको हम कस्टमाइज स्टेटमेंट भी कहते हैं बच्चों। ये होता है हमारे पास मैनुअल स्टेटमेंट। क्या होता है बच्चों? हाँ, या फिर हम कह सकते हैं कस्टमाइज स्टेटमेंट। मतलब इसमें हम अपनी ओर से उसको बना के बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के द्वारा कहा गया जो स्टेटमेंट है उसको जो हम अपने एंड से एडिट करके थोड़ा सा अपने व्यू से बना के बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑल ओवर अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पहचानना हो कि लिखा हुआ स्टेटमेंट वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें बच्चों हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा देखने को मिलेगा। ठीक बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले हम। यहाँ पे यू सेड टू मी आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक बेटा, अब पहला क्वेश्चन आपके लिए यही बच्चों, जो ये लिखा हुआ स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो नो डाउट आपको मालूम चल चुका होगा कि जो लिखा हुआ बच्चों डायरेक्ट स्पीच है। ये कैसे बच्चों? क्योंकि इसके लास्ट में आपने देखा सर, इधर जो हिस्से में ये इन्वर्टेड कोमा में बंद है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। गेटिंग माय पॉइंट? अब डायरेक्ट स्पीच को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक ये क्लॉज और एक ये क्लॉज। पूरा एक सेंटेंस है और इसके जो छोटे छोटे हिस्से आपको दिख रहे हैं बच्चों, क्लॉजेस है। ठीक, इस क्लॉज को बच्चों हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच।
ध्यान से समझना। ठीक बेटा, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, पहले इसको समझ लीजिए बच्चे। इसमें आपको अंतर ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा, एक बहुत बेसिक सा दिख रहा है। इसमें आईएनजी है लास्ट में, इसमें ईडी है। इस खेल को समझना बहुत जरूरी बेटा, ध्यान समझो। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे लिखा सर, चार्जिंग, जब आप फोन चार्ज पे लगाते हैं, और एक चार्ज, ये आपको देखने को दो वर्ड बड़े प्यारे प्यारे मिलते हैं। फोन आप चार्ज वगैरह पे लगाते हैं उस प्रोसीजर। तो चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि फोन अभी चार्ज हो रहा है, और चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, फोन चार्ज हो चुका है। तो अगर हम अल्टीमेट समझना चाहें तो यहाँ पे ये कंक्लूजन है कि जब लास्ट में आईएनजी लिखा है तो वो काम हो रहा है, और जब लास्ट में ईडी लिखा है तो वो काम कंप्लीटेड है। इट मींस माय डियर लर्नर्स, आपको यहाँ समझना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये घटना ऑलरेडी हो चुकी है, ये बोली जा चुकी है, और जो ये वाला स्टेटमेंट है बच्चों, ये उसको बता रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक बेटा। अब दूसरी बातचीत ये समझना, रिपोर्टिंग वर्ब के तीन हिस्से होते हैं, इसके छोटे छोटे तीन हिस्से होते हैं बेटा, ठीक है ना। और इसके हमारे पास एक अलग पॉइंट होता है, वो भी समझा रहा हूँ आपसे। एक सवाल इससे पहले, आपने अपनी लाइफ में नरेशन सबसे पहले कब पढ़ा, किस क्लास में पढ़ा? तो किसी का आंसर आएगा सिक्स्थ में, किसी ने कहा एट्थ में, किसी ने कहा सेवन्थ में, किसी ने कहा नाइन्थ में, किसी ने कहा फोर्थ में। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ही सबसे बड़ा गेम है। और अंडरस्टैंडिंग के बेस अगर मैं बताऊं आपको, आपने नरेशन को थर्ड फोर्थ क्लास में, हार्डली फोर्थ थर्ड में तक पढ़ ही लिया होगा। अब ये मुझे कैसे पता पढ़ा आपने बॉस? तो समझिए, जब आप हिंदी में कोई भी स्टोरी आपने पढ़ी होगी पहले बचपन में, कोई भी कहानी बच्चों अपने हिंदी में पढ़ी होगी बचपन में, तो उसमें देखा होगा उसकी एक्सरसाइज से, मान लो आपने कोई भी कहानी अंधेरी नगरी चौपट राजा पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर पढ़ा होगा, उसके एक्सरसाइज बच्चों एक क्वेश्चन आता था पीछे, किसने कहा, किसको कहा, और क्या कहा, कब कहा। ये वही नरेशन बच्चों, ये बिल्कुल वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये लिखा हुआ हमें दिख रहा है यू, ये बच्चों हमारे पास है हु का रिप्लाई। किसने कहा सर ये स्टेटमेंट? यू ने कहा बॉस, ठीक है। और यू ने किसको कहा बॉस? मी को, मतलब यू सेड टू whom, किसे कहा। गेटिंग माय पॉइंट? किसने कहा, किससे कहा। और अल्टीमेट अगर हम समझे इस पूरी कहानी को, तो सर किसने किससे क्या कहा, व्हाट। गेटिंग माय पॉइंट? किसने कहा, किससे कहा, क्या कहा। अब ये जो क्या बोला गया वो किस टाइम पे बोला गया है, वो हमारे पास से बॉस ये रहा। तो अब हमें यहाँ एक चीज समझ में आई, ये बचपन में जो आपने पढ़ा होगा, किसने कहा, किसको कहा, क्या कहा और कब कहा, ये वही है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। और अगर तुम एक लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह समझोगे, इंग्लिश को एक लैंग्वेज समझोगे, तो इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से समझोगे, अच्छे सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे, तो सब कुछ आपको पानी की तरह साफ दिखाई देगा। अगर आप उलझन में फंस के पढ़ोगे, लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो माय डियर लर्नर्स दिक्कत तो आएगी, प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी। अब समझिए, ये हु का रिप्लाई यू है। तो ओ यहाँ पे वैन लिखना है। क्या था? वैन, सॉरी सॉरी। किसने कहा? यू ने कहा। किससे कहा? ये हुम हो गया। क्या कहा? व्हाट हो गया। कब कहा? वैन हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब चलते आगे थोड़ा, इसी स्टेटमेंट को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, इसमें ध्यान दें। जो लिखा हुआ हमें ये दिख रहा है, ये बेटा हु, इसको हम स्पीकर भी कहते हैं। क्या बच्चों? इसको हम स्पीकर भी कहते हैं। और ये जो लिखा हुआ बच्चों आपको दिख रहा है हुम, इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिसनर भी कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? स्पीकर और लिसनर, ये भी ध्यान रखना, ठीक। अब हम जब इसको चेंज करते हैं, इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, तो क्या क्या चीजें हमें चेंज करनी है, कैसे करते हैं, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है कुछ हमारे पास, ठीक है। और उनको सॉल्व करने से पहले, उन पर चलने से पहले बता दूं कि जब आप नरेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं बॉस, तो आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। पहले वो क्या क्या चीजें हैं देखिए। सबसे पहले मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सबसे अगर हाँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको टेंस रूल, टेंस रूल। और तीसरा बच्चों आपको
थोड़े से कंजंक्शन और प्रेपोजिशन के बेसिक्स ध्यान रखना, ठीक है। और नंबर ऑफ पर्सन, ये बात ध्यान रखना, ठीक। अगर आप ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो को याद रखना एक बार, आप मैंने ऑलरेडी क्लासेस मतलब वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड है, वहां जाओ, फिर टाइप टू सेंटेंस को पढ़ो फाउंडेशन क्लास में, टेंस के रूल्स को पढ़ो, टेंस में बच्चों प्रेपोजिशन और कंजक्शन के जो बेसिक्स है ना वो आपको फाउंडेशन क्लास में मिल जाएगा। और नंबर ऑफ पर्सन और प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को भी मैंने बेसिक ऑफ इंग्लिश में पढ़ा रखा है, तो प्लेलिस्ट में चेक करना फाउंडेशन की वीडियो, वहां पे आप सारी बातें आपको मिल जाएंगी। पहले इनको अगर ढंग से देख लेना फिर इस टॉपिक पे आना बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर आपको चीजें पता है, ठीक, तो क्या चीज कैसे बदलेगी, कैसे क्या चेंज होगा, उस पर करते हैं डिस्कशन, ठीक है बेटा। देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा यही सेम, यू सेड टू मी आई एम वॉचिंग टीवी, ये ठीक बेटा। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट था इसमें क्या चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए ये हुआ आपका शॉर्ट में लिखा मैंने आरबी और ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा आर्ट्स। हम जब बच्चों डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें चेंज करनी, पहले उनकी लिस्ट बना लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज करते हैं बेटा, ध्यान देना। रिपोर्टिंग वर्ब में बच्चों हम जो चेंज करते हैं, सबसे पहला हमको क्या ध्यान देना है जब हम चेंज करने जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को, ठीक है बेटा, ठीक। उसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है, पहला स्टेप इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर ध्यान देना, जो लिखा हुआ सेंटेंस है उसके टाइप्स को समझना, मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का सेंटेंस इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा, आगे के सारे रूल्स की फॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंग होगी बच्चों। अगर इसमें लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट है वो डिक्लेरेटिव होगा तो डिक्लेरेटिव का कॉन्सेप्ट चलेगा, अगर बच्चों इंटेरोगेटिव होगा तो पूरा कॉन्सेप्ट इंटेरोगेटिव पर चलेगा, अगर इंपेरेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, ऑप्टेटिव होगा तो उसी अकॉर्डिंग चलेगी। इसे सबसे पहली चीज, जब भी आप डायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करो सेंटेंस को, ऑलवेज कीप योर माइंड, जो आपका पहला स्टेप होगा रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो कोटेड स्टेटमेंट है उसका टाइप जरूर देखना कि वो सेंटेंस की कौन से टाइप में आता है बच्चों, ठीक है। पहला स्टेप ये देखना होगा। दूसरा स्टेप जो आपको चेंज करना है, ठीक है बच्चों, तो उसमें हम ये करते हैं क्या है, जो हमारे पास ये है रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब में हमें जो कोमा दिख रहा है इस कोमा को चेंज करते हैं। तीसरा हमारे पास क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, तो ये से होता है या सैड होता है, जो भी होता है उसको चेंज करेंगे बेटा। फिर हमारे पास याद रखना, स्पीकर और लिसनर, ये दो लोग हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, क्या बच्चों, कांस्टेंट मतलब नो चेंज, इन्हें हम कभी चेंज नहीं करते हैं, बॉस ध्यान देना। तो ये दो लोग कभी नहीं बदलेंगे, ना स्पीकर बदलेगा ना लिसनर बदलेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस, ठीक बेटा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज होगा, तो सबसे पहला चेंज है इसका बेसिक प्रोनाउन, ध्यान देना बच्चों, ये चेंज होगा, ठीक है बेटा, ये चेंज होगा, ठीक। आओ जी, तो उसके बाद बच्चों टेंस चेंज होंगे, इसके टेंस भी चेंज होते हैं, ठीक है। आइए, उसके बाद बच्चों हम क्या चेंज करते हैं, हम करते हैं एडवर्बियल चेंज, एडवर्बियल चेंज, ठीक है बच्चों। तो एडवर्बियल चेंज भी हमें करने पड़ते हैं कुछ, ये भी चेंज होते हैं। तो ये चीजें हमारे पास एक है प्रोस्पेक्टस, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चेंज होता है क्या नहीं। दो ही चीजों कभी नहीं चेंज होंगी, बड़ा ध्यान रखना, वो है स्पीकर और लिसनर। स्पीकर और लिसनर इसलिए हम चेंज नहीं करते हैं क्योंकि जो नरेशन हमारा टॉपिक है बच्चों,
वो उसका एक ना क्राइटेरिया ये है कि हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को चेंज करना है, लेकिन मीनिंग को चेंज नहीं, क्योंकि मीनिंग चेंज हो गई तो मामला डैमेज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, और यही बात आप सेम अगर पापा को जाके बोल दोगे सेम, तो गलत हो जाएगा बेटा। आप चेंज करोगे, सर ने मुझे कहा कि मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ, हाँ या ना, सर ने मुझे कहा कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। आप स्पीकर और लिसनर ध्यान रखना, इनको कभी चेंज नहीं करेंगे। अगर ये चेंज हो गए तो मैटर ही चेंज हो गया सर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, विराट कोहली ने रोहित शर्मा से कहा कि ऐसा करना चाहिए आपको, तो जब भी स्टेटमेंट को कोई चाहो मैं बताऊं आप बताएं कोई और किसी को बताए, तो उसमें ये बात आएगी हमेशा कि विराट कोहली ने रोहित शर्मा को कहा था। ये बात ध्यान रखना, इन दोनों को कभी चेंज नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बातचीत पे। हमने सेंटेंस में देखा जिसका आंसर बनाएंगे कि जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है बच्चों कौन सा है, ये डिक्लेरेटिव है। क्या है बच्चों, तो डिक्लेरेटिव में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, कौन सा रूल लगता है, वो समझते हैं। अगर हमारे इन्वर्टेड कोमा में लिखे हुए स्टेटमेंट को देखो बेटा, ये डिक्लेरेटिव है, तो अगर बच्चों क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो हमें करना क्या है, देखो बेटा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जैसे मैं देखा, हम सबसे पहले कोमा को चेंज करेंगे, इस कोमा के बदले दैट, क्या बच्चों, दैट। और दैट एक कंजंक्शन है, आपको पता होना चाहिए, आपको ऑलरेडी पता भी होगा बच्चों कि दैट क्या है, एक बच्चों दैट एक कंजंक्शन है। दैट एक कंजंक्शन है जिसके जस्ट बाद में सब्जेक्टिव केस चाहिए, ठीक है। तो पहला बदलाव हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका आंसर हम लिखना चाहें अगर, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको इसका आंसर, जी सर। चलो अभी आगे लिखते स्टेप और। दूसरा हमने क्या किया बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज, ये सैड टू है ना, ये इसको चेंज करेंगे बच्चों। अब बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे बच्चे होंगे जिन्होंने रट रखा होगा कि से को से रहने दो और से टू को टेल कर दो, सेज को सेज रहने दो और सेज टू को टेल्स कर दो, सैड को सैड रहने दो और सैड टू को टोल्ड कर दो। अरे मेरे भाई इतना दिमाग पे दर्द नहीं देना आपको, मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्या है इसके पीछे कॉन्सेप्ट, क्या है इसका राज। देखिए पीछे यहाँ पे लिखा था डिटेल में, यहाँ समझा देता हूँ आपको मैं बिल्कुल श्योर। अगर हमारे को पता होना चाहिए सैड में और टोल्ड में क्या डिफरेंस है, तो सब चीजें अपने आप में आसान है। ध्यान देना, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जो अपने बाद व्हाट और whom ऑब्जेक्ट लेती हैं। क्या बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो अपने बाद whom और what का ऑब्जेक्ट कोई एक ले या दोनों ऑब्जेक्ट लेती हैं। पर ये लेंगे लेंगे सर, अपने बाद क्या लेंगे, whom और what का रिप्लाई लेंगे ही लेंगे। यहाँ ये बस तुम्हें ध्यान देना है कि ये वाला जो है बच्चों, ये मोनो ट्रांजिटिव है। क्या बच्चों, मोनो ट्रांजिटिव है। मोनो ट्रांजिटिव का मतलब बच्चों, मोनो ट्रांजिटिव का मतलब कि इसके बाद यहाँ पे whom और what, whom और what में से कोई एक ही आएगा, एनी वन, एनी वन। देखो बेटा यहाँ पे क्लॉज बंद हो गया तो इसके पास एक ही, तो ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पे टोल्ड नहीं है क्योंकि हमारे पास ये whom है। लेकिन जो ये वाला है ना बच्चों, ये है हमारा डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये अपने बाद दोनों ऑब्जेक्ट लेगा बच्चों, ये होम भी लेगा और ये बच्चों वट भी लेगा। क्या मैंने कहा, ये होम भी लेगा बच्चों और अपने बाद वट भी लेगा, ये ध्यान देना। तो इसको दोनों चाहिए, होम भी चाहिए वट भी चाहिए। अब जरा एक बार खुद सोचो, अगर मैं इस क्वेश्चन का जब आंसर बनाऊंगा, जब मैं इसको आंसर बनाऊंगा यहाँ पे लिख दूं अगर, यू टोल्ड मी, अब हमें पता है बच्चों मी किसका रिप्लाई है, बच्चों मी रिप्लाई है होम का, किसका बच्चों, होम का। और लिखा दैट, और दैट के बाद जो भी लिखो किसका रिप्लाई बच्चों, वो वट का, तो मुझे टोल्ड लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। अल्टीमेट ये समझो, अब मैं जब इसको यहाँ पे कनेक्ट करके लिखूंगा दैट से, तो ये रहा वट, ये रहा होम, तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा, टोल्ड। क्या बनेगा, होम भी है और वट भी है, दोनों है, तो आंसर जब बनाएंगे तो टोल्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, इसको यहाँ से हटा दूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या है, वट है, होम नहीं है, तो अब सैड का सैड रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि सैड एक ही लेगा कोई, तो सर एक मिल गया इसको, हाँ या ना, एक मिल गया या कोई भी ना ले। लेकिन अगर हम टोल्ड लगाने का काम करेंगे बच्चों, अगर हम टोल्ड लगाने जाएंगे
तो टोल्ड whom भी लेगा और what भी लेगा। तो अगर हमारे पास लिसनर है और ये तो हमारे पास रहेगा रहेगा, लिसनर बोले तो whom है और ये what है तो टोल्ड लगाना पड़ेगा डिक्लेरेटिव। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? आ जाओ वापस उस slide पे। तो इसका जब हम आंसर बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? यू टोल्ड, ये हुआ whom का आंसर, ये कोमा के बदले कंजंक्शन, और अब यहाँ लिखेंगे what का आंसर। क्या पूछा पे? ये पूरा what का आंसर। ठीक है बेटा, ध्यान देना इस बात को। तो अब हमें यहाँ पे हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ये हमने कवर कर लिया, ये कवर किया, ये किया। अब यहाँ देखो, ये भी सेम एज इट इज स्पीकर लिसनर को हम नो चेंज कभी चेंज नहीं करते, इनको चेंज कर देंगे तो मीनिंग चेंज होगी, मीनिंग हमें चेंज नहीं करनी होती है, तो ये भी हो गया। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच की बारी। रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों हमें क्या क्या स्टेप उठाने होते हैं वो देखो बच्चों। रिपोर्टेड स्पीच में हमें सबसे पहले बच्चों चेंज करना होता है तो नाराजगी है। रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों हमें सबसे पहले चेंज करना होता है वो है इसका प्रोनाउन। क्या बच्चों? प्रोनाउन चेंज करना है। अब प्रोनाउन चेंज जो होगा वो कैसे होगा, क्या कॉन्सेप्ट है? बच्चों ने स्कूल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या रट रखा होगा मेरे प्यारे बच्चों ने कि SON 1 2 3, ये होगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को चेंज कर दो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर दो भाई। और अगर ऐसे थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऐसे रटना नहीं है, ये रट रट के ही आपकी ये स्थिति बन गई है कि आपको आज सिर्फ रूल बता दो और आपने रट लिया। और बेटे याद रखना, सिर्फ ऑर्डिनरी बच्चा बन के रह जाओगे और कंपटीशन को क्रैक करना है बच्चे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका एफर्ट होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि बहुत कंपटीशन है। जब तक आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं होगी बेटा पेपर निकलना बहुत मुश्किल है। कॉन्सेप्चुअल सीखो कि कहीं भी आए अब यूज कर पाओ ढंग से, बहुत जल्दी यूज कर पाओ उसको। देखिए ऐसा कुछ नहीं है करना, आपको छोटी सी बस बात समझ, आपको बचपन पता भी होगी। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है बच्चों सेकेंड पर्सन, और एक होता है बच्चों थर्ड पर्सन। ध्यान से समझना, फर्स्ट पर्सन होता है बच्चों हमारा स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर। कौन सा बच्चों फर्स्ट पर्सन? स्पीकर। सेकंड पर्सन बच्चों कौन सा हमारा? लिसनर। और थर्ड का था बच्चों हमारे पास नॉन एक्टिव। ध्यान देना, तो अगर फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आई और वी। सेकंड कौन हुआ? यू। थर्ड कौन हुआ? ही, शी, इट, कोई एक नाम सोनू और दे, इटीसी। आपको बस एक ही बात समझनी है, ज्यादा इसमें आप कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने। वो सिंपल सी बात बच्चों ये है कि अब जैसे ये देखो आपने क्या है ये लिखा, कौन सा पर्सन बेटे? बच्चों ये कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है, हाँ या ना? हमें यहाँ पे देखना है अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर या लिसनर? ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट पर्सन बच्चों स्पीकर ही होता है। तो ये स्पीकर है। स्पीकर हमारा कौन? ये कौन है बच्चों? ये है। अल्टीमेट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तुम चेंज करने को तो नहीं, हम बता रहे हैं कि इन दोनों में जो लिखा हुआ है हमारे पास यू और मी में, जो ये यू और मी स्पीकर लिसनर हैं, इनमें से कौन कौन है। अल्टीमेट यहाँ पे ये मतलब वो बच्चों कि अगर आप इस आई को गोली मारोगे तो इन दोनों में से कौन मरेगा? अगर आप इस आई को गोली मारोगे बच्चों तो ये मरेगा। तो ये वाला व्यक्ति यही, कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन है ये, जहाँ पर्सन गिवन है स्पीकर के लिसनर। अगर क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, स्पीकर हमेशा बच्चों शुरुआत में होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरी बात, अगर इस जगह पे इसको अगर मैं मिटा के यहाँ पे बच्चों, अगर मैं इसको यहाँ मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर सेकंड पर्सन लिख दूं, मैं लिख दिया यू आर। ध्यान देना, तो बच्चों क्या बनेगा ये यू जो लिखा हुआ ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बच्चों कौन होता है? सेकंड पर्सन लिसनर। ठीक है, लिसनर, इसका लिसनर कौन है बच्चों? मी। तो ये व्यक्ति यही है। अगर अब यू को गोली मारोगे मी मरेगा बच्चों, ध्यान। ठीक है,
इसी तरीके से सेम है ना, सेम इसी तरीके से बच्चों अगर हम यहाँ पे चेंजेस करते और इसको हम लिख देते हैं ही इज वॉचिंग, मेरे प्यारे बच्चों, तो ही कौन सा पर्सन होता है, थर्ड, क्या होता है बच्चों, थर्ड। और थर्ड पर्सन बच्चों कौन होता है, ध्यान से देखना, नॉन एक्टिव, मतलब नाइदर स्पीकर, नाइदर स्पीकर और नॉर लिसनर, तो इन दोनों में से तो कोई भी नहीं है ये, ना तो स्पीकर है ना ये लिसनर है बच्चों, कोई भी नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है बच्चों तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, इसको चेंज हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये नॉन एक्टिव है। इन वन कन्वर्सेशन ऑलवेज टू पर्सन्स आर एक्टिव, स्पीकर और लिसनर। ठीक है बेटा, ये दो ही लोग तो एक्टिव होते हैं, बोलने वाला और सुनने वाला, थर्ड पर्सन एक्टिव कहाँ है हमारे सामने। ठीक, तो इसीलिए थर्ड पर्सन को हम नो चेंज करते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन पे आता है, हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे देखिए बेटा, यू आर, और यू लिखना आई एम वॉचिंग टीवी। तो अब हमने देखा सर आई अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो चेंज किससे होगा, तो हमने बच्चों यहाँ पे यू लिख दिया। ये हो गया सॉल्व हमारा ये वाला केस भी। अब टेंस और एडवर्ब को देखना है बच्चों। टेंस को जब हम चेंज करने की सोचते हैं, टेंस को जब चेंज करना होता है तो सबसे पहली चीज क्या आपको ध्यान देनी पड़ती है, क्या दिमाग में सबसे पहला स्टेप लाना है कि टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, इसको समझते हैं। रफ कर दे रहा हूं बेटा इसको मैं, चलो अब देखो बेटा, जब भी आप टेंस चेंज करना चाहो रिपोर्टेड स्पीच का तो सबसे पहला स्टेप क्या है ध्यान रखना, टेंस के रिगार्डिंग, टेंस चेंज करने की इसको ना, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये डिपेंड पता है किस पे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड है। क्या बच्चों, ध्यान रखना, पहला पॉइंट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना, नो नीड टू चेंज, नो नीड टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर, मतलब अगर यहाँ पे से हो, सेज हो, विल से हो, तो इसका टेंस जो भी लिखा है टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट, कोई बदलाव इसमें बेटा नहीं होगा। लेकिन अगर वही आपका इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, क्या बच्चों, पास्ट, we need to change, we need to change the tense of reporting, reported speech correspondingly। अब ये correspondingly क्या होता है ये चीज आपको समझनी है। corresponding का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। corresponding चेंज का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल समझिए हार्दिक पांड्या से, जब हार्दिक पांड्या गुजरात का कैप्टन था और वो आईपीएल जीते थे, उसके नेक्स्ट ईयर जब वो मुंबई में उनको बुलाया गया तो वो मुंबई में आने को रेडी हो गया, लेकिन उसने कंडीशन रखी कि सर मैं अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्ट पर आऊँगा। इसका मतलब अगर मैं गुजरात से कैप्टन था तो मैं मुंबई का भी कैप्टन बनूंगा, और वो सर बना। अलग बात है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा उस साल वहाँ पे। ऐसी सर इसके एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल नीतीश कुमार, एक टाइम पे वो जेडीयू के साथ थे सर, है ना, जब वो एनडीए में आए तो उन्होंने कंडीशन रखी कि मैं अपने कोरिस्पॉन्डिंग पोस्ट पे रहूंगा, बेशक गवर्नमेंट चेंज हो,
लेकिन मैं मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री रहूंगा बॉस, तो वो आप पे दोबारा मुख्यमंत्री बने बॉस। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे चेंज का मतलब बच्चों ये होता है, कोरस्पॉन्डिंग चेंज का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है डायरेक्ट में, और टेंस हमें चेंज करना है, तो बच्चों वो रहेगा तो इंडेफिनिट ही, और वो पास्ट का बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? वो पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ है, तो यहाँ भी ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा बच्चों, लेकिन क्या बनेगा? वो पास्ट का बनेगा। अगर बच्चों यहाँ पे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, क्या बच्चों? परफेक्ट है, तो यहाँ भी बच्चों वो परफेक्ट ही रहेगा, लेकिन किसका बच्चों? पास्ट का परफेक्ट। किसका बच्चों? पास्ट का। अगर बच्चों यहाँ पे वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ भी बच्चों वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, बस फर्क क्या होगा? पास्ट का। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अगर बच्चों ध्यान से देखना, पहले से ही वो पास्ट इंडेफिनिट में हो और हमें टेंस चेंज करना होगा, तो पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा बॉस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर वो पहले से ही पास्ट परफेक्ट में हो, तो भैया नो चेंज, पास्ट परफेक्ट में इसको रहने दीजिए। अगर वो पहले से ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो भी भैया नो चेंज। दोनों कंडीशंस में इनमें नो चेंज। ठीक है भाई? अच्छा, ऐसे ही बच्चों ध्यान देना, यहाँ भी नो चेंज। ठीक है बेटा? अगर हमारे पास विल और शैल में है, तो बच्चों अभी आप उसको वुड में करना, आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा शैल का शुड कब बनता है, किस सिचुएशन में बनता है। ठीक है बेटा? अगर हमारे पास कैन में है तो बच्चे गुड, में है माइट। तो अब आइए वापस अपने क्वेश्चन पे, लेकिन ध्यान देना ये टेंस चेंज कब होता है बच्चों? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। प्रेजेंट और फ्यूचर में जो भी टेंस रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है सब ठीक है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होगा तो ही ये चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। आइए बॉस, अब हमारे पास यू आ गया, लिखा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे? इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। यू वर वॉचिंग टीवी, बन गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, वीडियो को आराम से एक दो बार देखना, कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट कर देना मुझे, फिर आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे चीजों को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।